पर जब हमने गेट को ओपन किया तो ये भी इसके साथ गेट के साथ शिफ्ट हो गया जैसे। तो इससे क्या हुआ, अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो जब हम गेट को खुला छोड़ देंगे, हमने खुला छोड़ा अंदर गए, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ट्राई करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ट्राई करेगा तो ये गेट को भी अपने साथ लेके आएगा। तो गेट को अपने साथ लेके आएगा तो ये बंद हो जाएगा, गेट जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ द नंबर सेल्स अगर एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा होगा यानी कि जो लोड है वो नीचे आ रहा होगा, और अगर क्लॉकवाइज में ज्यादा होगा यानी कि जो लोड है वो ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसे घूम रहा है तो यानी कि लोड जो है वो ऊपर जा रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है यानी कि लोड जो है वो नीचे आ रहा है। जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये रिस्पांसिबल है और यही हमारा। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th आईसीसी फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज फोर्सेस एंड स्टैंडिंग इफेक्ट के जितने सारे सीएफक्यूज या इसने आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन सारे सीएफक्यूज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो आज आते हैं पहले सवाल पे। तो पहला सवाल हमसे ये पूछ रहा है, ओके हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रॉड है एबी जिसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास चार केसेस है, इस पे एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। ठीक है, और हमारे पास चार केसेस है पी क्यू आर एस, और इन चारों केसेस में जो फोर्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है इस रॉड के ऊपर, एबी रॉड के ऊपर। ठीक है, और इसको पाइवट कर रखा है हमने एट पॉइंट ए, और हमारे पास कुछ ऑप्शन है, इनमें से हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सारे जो केसेस है उनमें अगर हम मोमेंट देखें तो मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। पहले पी वाले केस में मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। कलर चेंज कर लेता हूं अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। ओके, तो पहले वाले केस में मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। क्यू वाले केस में मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये जो फोर्स है ये इस रॉड को कुछ इस डायरेक्शन में टर्न करने के लिए ट्राई कर रहा होगा, तो इस केस में क्लॉकवाइज होगा। इस केस में मोमेंट जो है ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इस केस में जो मोमेंट है ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, आई होप ये आपको देखना आता होगा मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फोर्स को देखते हुए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पी एंड एस ऑफ अपोजिट मोमेंट्स। ठीक है, तो पी ये रहा पी और ये रहा एस। ठीक है, दोनों का सेम मोमेंट है, सेम डायरेक्शन मूवमेंट है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखते हैं मैक्सिमम मोमेंट किस केस में आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मोमेंट के लिए तो देख लेते हैं पहले, ये हमारा रॉड है, इसको हमने इस पॉइंट ए पे पाइवट कर रखा है। तो मैक्सिमम मोमेंट कब आएगा, मैक्सिमम मोमेंट तभी आएगा जब जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर होगा टू दिस रॉड। ठीक है, जब फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगा, तो जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो ये जो कंप्लीट 80 सेंटीमीटर है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा। अगर फोर्स परपेंडिकुलर की बजाय किसी और डायरेक्शन में लगता है, मान लेते हैं जैसे कि हम पकड़ लेते हैं आर वाला केस। ठीक है, तो इस पे फोर्स जो है कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम अगर फोर्स के लाइन को एक्सटेंड कर दें थोड़ा सा कुछ ऐसा, तो ये जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 80 सेंटीमीटर से तो कम आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है तो 80 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेन्यूस है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जाहिर सी बात है ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये हाइपोटेन्यूस से छोटा ही होगा। राइट, तो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा हुआ यानी कि मोमेंट भी कम आएगा इन दिस केस। सो मैक्सिमम मोमेंट तभी आएगा जब फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगा टू दिस रॉड। तो यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट किस केस में आएगा, मैक्सिमम मोमेंट आएगा पी वाले केस में, और पी वाले केस में आएगा मैक्सिमम मोमेंट, फोर्स परपेंडिकुलर है, और क्यू वाले केस में आएगा तो बी ऑप्शन में गलत हो जाता है, आर वाले केस में मैक्सिमम मोमेंट नहीं है। सो सी ऑप्शन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन पी एंड क्यू। सो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में ये दिया गया है, हमारे पास चार कोन्स है। ठीक है, और इन चार कोन में से हमें बताना है कि कौन सा कोन जो है वो प्योरली कंप्लीटली सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चारों कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन दिया गया है फ्रॉम द एपेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक कोन है, कंप्लीटली सॉलिड कोन है हमारे पास, ठीक है कंप्लीटली सॉलिड कोन है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन होता है वो, अगर ये मेरा बेस है तो बेस से h/4 हाइट पे होता है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट हाइट ऑफ द कोन जो है वो h है अगर, तो बेस से h/4 हाइट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और अगर हम अपेक्स से देखें, ठीक है अपेक्स से देखें तो ये वाला हाइट जो है ये बन जाएगा h माइनस, ठीक है पूरे h में से हमने h/4 को माइनस किया, h/4, तो ये बन जाएगा 3h/4। ठीक है, तो अपेक्स से 3h/4 होता है फॉर अ कंप्लीटली सॉलिड कोन।
ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कोन का हाइट कितना दिया गया है, कोन का हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर h की जगह पे हम 12 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 12/4 ये आ जाएगा अपना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड कोन, प्योरली सॉलिड कोन, वो 9 सेंटीमीटर पे आना चाहिए फ्रॉम द अपेक्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, जहां पे कि 9 सेंटीमीटर पे आ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वही वाला कोन जो है वो परफेक्टली सॉलिड कोन होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आपको बस ये याद रखना चाहिए। ठीक है, सॉलिड कोन का h/4 फ्रॉम द बेस होता है और होलो कोन का h/3 फ्रॉम द बेस होता है। राइट, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अनु एंड अमी परचेज्ड आइसक्रीम्स इन अ प्लास्टिक बॉल एंड कोन्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है कि एक हमारे पास कोन है, ठीक है, और हमारे पास एक प्लास्टिक का बॉल है, यानी कि एक हमारे पास कोन है कुछ ऐसा, आइसक्रीम कोन है, यानी थोड़ा उल्टा बना देते हैं। ओके, सो इसको थोड़ा उल्टा बना देते हैं कोन। ठीक है, तो एक हमारे पास कोन है कुछ ऐसा, राइट, एक हमारे पास कोन है कुछ ऐसा, और हमारे पास एक स्पीयर है, ठीक है, बॉल है, ठीक है, स्पीयर है। तो पहले इनमें आइसक्रीम भरा था। ठीक है, तो जब आइसक्रीम खाली हो गया तो हमें ये पूछना है कि इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन है वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, हमें ये पता है दैट अगर हमारे पास एक स्पीयर है तो स्पीयर, सॉलिड स्पीयर हो या होलो स्पीयर हो, दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन सेंटर ही होता है। ठीक है, सेंटर ही होता है। अगर हमारे पास सॉलिड स्पीयर है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो सेंटर पे होगा, और होलो का तो सेंटर पे होता ही है। ठीक है, तो इस पे फर्क नहीं पड़ता अगर हम स्पीयर की केस को कंसिडर करते हैं। बट अगर हम कोन के केस को कंसिडर करें, तो अगर मेरे पास सॉलिड कोन है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4 पे होगा फ्रॉम द बेस। अगर हमारे पास होलो कोन है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/3 पे होगा। राइट, सो कोन के केस में ये चेंज हो जाता है। सो डू यू एग्री विथ अनु? तो नहीं, हम एग्री नहीं करेंगे इससे, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है। राइट, इसका आंसर लिख देंगे हम नो, और रीजन लिख देंगे बिकॉज कोन के केस में ये वैलिड नहीं रहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है, ये जो लड़का है ये इस रोप के लैडर को ट्राई कर रहा है क्लाइंब करने के लिए। ठीक है, तो पर जब ये क्लाइंब करने के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो ये जो रोप लैडर है ये बेंड हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है, तो इसी वजह से इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्लाइंब करने में। तो पहला क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि कौन से फोर्स की वजह से ये जो टर्निंग इफेक्ट है वो कौन से फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको मैं आपको सिंपली समझा देता हूं जो दिया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बोला है द एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम वेयर ही इज होल्डिंग, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोलना चाहता है दैट ये जो पॉइंट है जहां पे ये पकड़ रहे हैं इसको हम एज अ फिक्स्ड पॉइंट, पाइवोटेड पॉइंट कंसीडर करेंगे। इसके अबाउट ये जो आदमी है ये रोटेट करेगा, ठीक है, ये जो बच्चा है ये रोटेट करेगा। तो किस फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा है? बेसिकली इसका जो वेट एक्ट कर रहा है कुछ ऐसा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट पास करेगा, ठीक है, और ये जो वेट है इसका बेसिकली एक यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाता है। तो ये जो वेट है इस वेट की वजह से यहाँ पे एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है जिस वजह से ये रोटेट कर रहा है, राइट, इस वेट की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी, वेट, ठीक है, वेट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब पूछा गया है कि उसका इंस्ट्रक्टर ने उसको बोला दैट उसको जो है पैरेलल होके क्लाइंब करना चाहिए, ठीक है, अगर ये हमारा लैडर है, ठीक है, तो उसको जो है एकदम पैरेलल होके, ठीक है, पैरेलल होके क्लाइंब करना है। अच्छा, जब ये पैरेलल हो जाएगा इससे, ठीक है, तो क्या होगा? तब बेसिकली जब ये पैरेलल हो जाएगा तब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये जो लैडर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो घट जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होने से क्या होगा? हमें पता है रिड्यूस होने से जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि टर्निंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा और ये इजीली क्लाइंब कर पाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब वो पैरेलली क्लाइंब करेगा देन क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल रिड्यूस, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह आप ये भी लिख सकते हो टॉर्क आर्म विल रिड्यूस as a result turning effect reduces, turning effect
reduces. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, regenerative brakes involve harnessing the energy that is typically lost when a car decelerates and brakes instead using it to recharge the car battery। आप पढ़ सकते हो इसको पूरा। ठीक है, मामला क्या है, बस ये बोल रहा है कि जो जैसे कि हम जब ब्रेक करते हैं कार में, ठीक है, तो नॉर्मल जो ब्रेक्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो जब हम ब्रेक करते हैं कार डीएसेलरेट होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ठीक है, बट रीजनरेटिव ब्रेक क्या करते हैं, वही एनर्जी जो कि हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा था उसको वो कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे कार का जो बैटरी है वो रिचार्ज हो सके। ठीक है, तो ये सिंपल सा केस है। तो पहले केस में बोल रहा है कि बस हमें एनर्जी कन्वर्जन पूछ रहा है, केस में क्या होगा। तो पहले ए वाले केस में क्या एनर्जी कन्वर्जन होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो जब नॉर्मल ब्रेकिंग हो रहा है, जब कार का नॉर्मल ब्रेकिंग हो रहा है, तब क्या होगा, नॉर्मल ब्रेकिंग के केस में बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी है गाड़ी का, और जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट, ड्यू टू फ्रिक्शन। बट इन द सेकेंड केस, ठीक है, इन द सेकेंड केस जब हम रीजेनरेटिव ब्रेकिंग यूज करेंगे, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आप चाहो तो इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि कार का जो बैटरी है वो रिचार्ज हो रहा है, तो जब चार्ज होता है बैटरी तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब डिस्चार्ज होता है बैटरी तो केमिकल तब केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, जब चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, जब डिस्चार्ज होता है तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, आपको याद रखना है, तब चाहो तो लिख सकते हो, बट सीआईएससी में आंसर की जो दिया था उसमें बस इतना लिखा था, तो इतना ही सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या सवाल में पूछा है हमसे, अगर हमारे पास एक स्पीयर है, ठीक है, अगर हमारे पास एक स्पीयर है और उसको हमने हाफ ऑयल से भरा है और हाफ हमने भरा है, हाफ हमने इसको ऑयल से फिल किया है, ठीक है, और हाफ हमने इसमें भरा है मर्क्यूरी। ठीक है, तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है दैट क्या इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो होलोस्फीयर के जहां पे होलोस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी कि होलोस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है एट द सेंटर, क्या इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट सेंटर होगा? ठीक है, यस नो में आंसर देना है, तो आंसर है, रीजन भी देना है, तो आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां शिफ्ट होता है जिस तरफ मास ज्यादा होता है। यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी का डेंसिटी जो है वो ज्यादा है ऑयल कंपैरिजन में। ठीक है, और क्योंकि इक्वल पार्ट में, क्योंकि जितना ऑयल है उतना मर्क्यूरी है, तो हमें पता है डेंसिटी जो है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ऑयल का और जो मर्क्यूरी है उसका। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा ना उसका मास ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे जो मर्क्यूरी है इस नीचे वाले पोर्शन का मास जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो बॉटम हाफ का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू द टॉप हाफ, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि बॉटम हाफ में होगा, राइट, सेंटर में ना होकर बॉटम हाफ में होगा, तो यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो रीजन पूछा है आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, राइट, बिकॉज मर्क्यूरी इज मोर डेंसर देन ऑयल, राइट, इस वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा मर्क्यूरी की तरफ होगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि बेसिकली एक सेटअप दिया है। ठीक है, आप इसको एज अ पाइवट पॉइंट मान सकते हो, लेट मी चेंज द कलर, ओके, सो आप इसको एज अ पाइवट पॉइंट मान सकते हो। ये जो ब्लॉक है ये नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये मूवेबल है, और ये जो लोड है ये भी नीचे ऊपर जा सकता है। तो हमें ये पूछा गया है यहाँ पे ये जो वर्कर है ये क्या कर रहा है, ये जो लोड है इसको ऊपर उठाने के उठा रहा है या फिर उसको नीचे कर रहा है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, इसको हम सिंपली ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली मोमेंट कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा होगा यानी कि जो लोड है वो नीचे आ रहा होगा, और अगर क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा होगा यानी कि जो लोड है वो ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो यानी कि लोड जो है वो ऊपर जा रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है यानी कि लोड जो है वो नीचे आ रहा है, राइट।
ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जो फोर्स डोमिनेट करेगा या फिर जो मोमेंट डोमिनेट करेगा बेसिकली, वो वैसे वो रोटेट करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है आपको, दैट ये 4000 kgf है, ठीक है। ये 4000 kgf है और हमें पता है एक kgf जो है 9.8 न्यूटन होता है। 10 लेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 40,000 न्यूटन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स है ये 40,000 न्यूटन है और जो क्लॉकवाइज फोर्स है ये 20,000 न्यूटन है। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ज्यादा है फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, 25 मीटर, और 20,000 न्यूटन का 10 मीटर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो विन करता है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है यहाँ पे, यानी कि जो लोड है वो नीचे आएगा, यानी कि लोअर होगा। तो जो वर्कर है वो ट्राई कर रहा है लोअर द लोड, टू लोअर द लोड, ठीक है। तो जस्टिफाई योर आंसर विद नेसेसरी कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन बस हमें यही शो करना है, बेसिकली हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिखना है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 40,000 इंटू 25, राइट, न्यूटन मीटर। और जो क्लॉकवाइज फिर हमें लिखना होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो हो जाएगा 20,000 न्यूटन, ठीक है, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका बन जाएगा 10 इतना न्यूटन मीटर। तो यहां से हम ये बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ग्रेटर देन क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो द लोड goes down, right, ठीक है, और the worker is trying to lower the load, right। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब हमें दिया है एक गोल्ड एटम, ठीक है, कुछ उसका एटॉमिक नंबर दिया है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, ठीक है, जिस वजह से उसका सर्कुलर पाथ जो है वो कंप्लीट करता है। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, ठीक। जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है और यही हमारा एफ सेंट्रीपिटल फोर्स यही प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, if the atom in the absence of such force what would happen to the movement of electron, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, अब मान लेते हैं क्या होता है, ये जो फोर्स है ये लगना बंद हो, तो जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में भागेगा। तो हमें पता है वेलोसिटी का डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं फोर्स लगना बंद हो गया है यहाँ पे, तो जिस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो एट एनी पॉइंट जो वेलोसिटी होगा सर्कुलर पाथ में, जो वेलोसिटी होगा वो होगा टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, लाइक दिस, ये होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, राइट, टू द सर्कुलर पाथ। ओके, तो आप लिख सकते हो इसको दैट इट विल मूव along a straight line it will move along the straight line, okay, it will move in a straight line along the tangent to the circular path, ठीक है। इट विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। तो ये क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझने वाला है। तो इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है m1, दूसरा पॉइंट चार्ज है जिसका मास है m2,
एक पॉइंट चार्ज का मास है, सॉरी चार्ज बोल रहा हूँ, पॉइंट मास है, ठीक है। तो एक पॉइंट मास है जिसका मास है m1, दूसरा पॉइंट मास है जिसका मास है m2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है r, लेट्स से, ठीक है। तो इन दोनों, ये जो मास सिस्टम है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, और जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेसिकली उसके पास होगा। और पहली बात तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन में होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इन दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाले लाइन में, ठीक है, मान लेते हैं ये जो लाइन है इन दोनों मासेस को ज्वाइन कर रहा है, तो इस लाइन पे होगा कहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जो मास ज्यादा होगा, ठीक है, मान लेते हैं मैं इन दिस केस m1 ग्रेटर देन m2 बोलता हूं, तो उसके पास लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ है, ठीक है, ये जो है ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और m1 से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस मान लेते हैं r1 है, तो और ये जो m2 से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है ये r2 है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट m1 r1 विल बी इक्वल टू m2 r2। सो ये जो इक्वेशन है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, m1 r1 इक्वल टू m2 r2। तो इसी सेम क्वेश्चन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक मीटर रॉड है, यानी कि 1 मीटर का रॉड है, उसमें आधा जो पार्ट है कॉपर का है और आधा जो है वो आयरन का पार्ट है, ठीक है। सो हमारे पास एक मीटर रॉड है, ठीक है, ओके। सो इसका हाफ पार्ट जो है वो आयरन है, राइट, और हाफ पार्ट जो है वो इसका कॉपर है, ठीक है। और हाफ पार्ट यानी कि टोटल 100 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो है ये 50 सेंटीमीटर लेंथ का होगा और ये जो है ये 50 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, ओके। आई गेस इट इज क्लियर, ओके। नाउ जो आयरन पार्ट है, ठीक है, मेड अप ऑफ कॉपर एंड हाफ ऑफ आयरन, ठीक है। जो कॉपर पार्ट है इसका जो मास है, मान लेते हैं ये कॉपर पार्ट है, तो इसका जो मास है ये है 900 ग्राम, ठीक है। तो इसका जो 900 ग्राम मास है ये कहां पे एक्ट करेगा, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, ये कॉपर वाला पार्ट है, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका जो वेट एक्ट करेगा, ठीक है, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, यानी कि इसके सेंटर पे ये जो 50 सेंटीमीटर है, इसका जो लेंथ 50 सेंटीमीटर है कॉपर वाले पार्ट का, इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पे एक्ट करेगा, इसका मास है 900 ग्राम। पहले इसको सारे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको ध्यान रखना है सबको एसआई यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो 900 यानी कि 0.9 केजी हमारे पास आ जाएगा, और अगर हम इंटू 10 करते हैं, ठीक है, यानी कि mg होता है ना हमारा mg। सो अगर हम 0.9 इंटू 10 करेंगे, जी को 10 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 0.9 केजी इंटू 10, यानी कि 9 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस पॉइंट पे 9 न्यूटन एक्ट कर रहे हैं। वैसे ही जो हमारे पास आयरन है, इसका जो मास है ये वाला पार्ट आयरन का पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो मास है ये इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, यानी कि 800 ग्राम, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 8 न्यूटन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब इसको मैं क्या करता हूं, क्योंकि हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन देख लिया, तो अब हम इस मास को, हम इस कॉपर वाले पार्ट को और आयरन वाले पार्ट को पॉइंट मासेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिकली यही फायदा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानने में, हम एंटायर कंप्लीट बॉडी को कन्वर्ट कर लेते हैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से, ठीक है। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं, एक पॉइंट ये है, ठीक है। मैं फिर थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, ओके, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास यहां है, ठीक है, एट 25 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 25, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, और इसका इस पे लग रहा है 9 न्यूटन, ठीक है, और इस पे लग रहा है 8 न्यूटन, राइट। तो अब हमें पता है, अब हमारे पास दो मासेस है, ठीक है, अब हमारे पास दो मासेस है, और ठीक है, और अभी हमारे पास दो मासेस है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको फोर्स में कन्वर्ट ना भी करो तो भी ठीक है, ठीक है, मासेस ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको फोर्स पे कन्वर्ट कर दिया, तो जो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 है, इसको हम w1 r1 इक्वल टू w2 r2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मैं इसको वेट में कन्वर्ट कर दिया, अब नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर है। तो अब हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा, जाहिर सी बात है 9 न्यूटन के पास लाई करेगा, कहीं यहीं पे लाई करेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे लाई करेगा। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये r1 है और ये जो डिस्टेंस है ये r2 है,
क्या मैं यहाँ पे R2 को R माइनस R1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ सर, क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, ठीक, क्योंकि टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं R1 को माइनस कर देता हूँ तो मुझे R2 मिल जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे M1 R1 इक्वल टू M2 R2 जो यहाँ पे पढ़ा, या फिर W1 R1 इक्वल टू W2 R2 डालो, ठीक है, जहां पे W जो है मेरा वेट है, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं 9 इंटू R1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8 इंटू R2, और R2 की जगह मैं R माइनस R1 लिखूंगा, R माइनस R1, सो ये हो जाएगा 9R1 इक्वल टू 8R माइनस 8R1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17R1 इज इक्वल्स टू 8R, और R मुझे पता है, R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू है मेरे पास, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 50 सेंटीमीटर, तो R का वैल्यू है 50, सो 8 इंटू 50 इज इक्वल टू 17R1, तो यहां से R1 क्या आ जाएगा? 400 बाई 17, तो ये लगभग आता है 23.53 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमें ये जो डिस्टेंस है मिल गया, ठीक है, R1 हमें मिल गया, राइट। तो अब अगर हम इसका लोकेशन मार्क करें, ठीक है, तो R1 बेसिकली कौन सा डिस्टेंस है? कॉपर वाले मास से, कॉपर वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है R1, राइट, तो ये वाला डिस्टेंस है R1, और यहां पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड, तो कितना डिस्टेंस है? R1 आता है 23.53, तो इसका पोजीशन क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी? हम लिख सकते हैं ये 23.53, ये 25, तो कितना बन जाएगा? 48.53 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉपर एंड, हम ये लिख सकते हैं कॉपर एंड, राइट, कॉपर एंड, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप 23.53 लिख लोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहां से हमने ये लिया है हमने मेंशन नहीं किया, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा 23.53 फ्रॉम द कॉपर एंड, ओके, आई गेस सॉरी 48.53 फ्रॉम द कॉपर एंड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, इसके लिए भी हमें कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, ठीक है, बट मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या, ठीक है। हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं ना, तब एक चीज हमें ये ध्यान रखना है दैट अगर हमारे पास एक, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसको हमने इस पॉइंट पे फिक्स कर रखा है, और हम ये बोल रहे हैं ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब इसका जो वेट है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये एक वर्टिकली नीचे होगा, वर्टिकली नीचे होगा इस पाइवोटेड पॉइंट के और इस फिक्स पॉइंट के। अगर ये वर्टिकली नीचे नहीं होता है, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ है, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट से वेट एक्ट कर रहा होगा, और इस वेट की वजह से यहाँ पे जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो बेसिकली टॉर्क बन जाएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम है यानी कि नेट टॉर्क जीरो है, यानी कि जो वेट है इसको इस पॉइंट से ही पास करना पड़ेगा, यानी कि वेट का जो लाइन ऑफ फोर्स है इसको पाइवोटेड पॉइंट से और फिक्स्ड पॉइंट से पास करना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर ये पास नहीं कर रहा है यानी कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, और हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक रोप है जिससे एक वेट लगता है, ठीक है, वेट लटक रहा है, एक वेट, ठीक है, टम्बरल जिसको बोल रहे हैं हम, और ये जो रोप है यहाँ पे फिक्स्ड है, ये जो रोप है यहाँ पे फिक्स्ड है, ओके, और ये गेट के सामने ऐसा है, ठीक है। तो जब हम गेट को, और गेट के पीछे है सॉरी, ठीक है, तो जब हम गेट को ओपन करेंगे ना, जब हमने गेट को मान लेते हैं यहाँ पे इसे ओपन कर दिया, तो ये जो टर्मिनल है ये भी कुछ ऐसा, ये भी कुछ, ठीक है, तो ये भी कुछ गेट के साथ ऐसे, देखिए पहले जो था ये पहले इस पोजीशन पे था, यानी कि पहले जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, ठीक है, पहले ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, क्योंकि इसका जो वेट है ये वर्टिकली नीचे था, वर्टिकली नीचे था फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, बट जब हमने गेट को ओपन किया तो ये भी इसके साथ, गेट के साथ शिफ्ट हो गया कुछ ऐसे। तो इससे क्या हुआ, अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो जब हम गेट को ऐसे खुला छोड़ देंगे, हमने खुला छोड़ा अंदर गए, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ट्राई करेगा, तो जाहिर सी बात है जब ये इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ट्राई करेगा तो ये गेट को भी अपने साथ लेके आएगा, तो ये गेट को अपने साथ लेके आएगा तो ये बंद हो जाएगा, गेट जो है वो बंद हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि एक्सप्लेन हाउ द टर्मिनल हेल्प्स टू क्लोज द डोर ऑन इट्स ओन, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप ऐसे लिख सकते हो दैट व्हेनेवर इट विल ट्राई टू कम टू द इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम का पोजीशन क्या होगा, जब ये वर्टिकली नीचे होगा फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, देन द गेट विल ऑटोमेटिकली क्लोज, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, तो प्रिंसिपल जो है ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया? ओके, फिर से कोन का सवाल आ गया। ठीक है, अब बेसिकली कोन को ऐसा ठीक है इन्वर्ट कर दिया है। इफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द अर्दन पॉट इज 12 सेंटीमीटर, वेयर डज इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर इसका वर्टिकल हाइट हमें दिया है, ठीक है, बेसिकली कोन को इन्वर्ट करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ओके, तो अगर ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा? बेस से हमें पता है h/4 हाइट पे होता है, तो बेसिकली बेस से होगा ये 3 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, बेस से होगा एट 3 सेंटीमीटर, और एपेक्स से कितना होगा? एपेक्स से होगा 12 - 3 यानी 9 सेंटीमीटर। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बिट देखते हैं 9 सेंटीमीटर। ओके, सो पागल ने क्या किया फिर? उसके अंदर पोर्ड आउट ऑल द वाटर फ्रॉम द पॉट। ठीक है, तो इसके अंदर जो पानी था, ठीक है, क्योंकि पहले पानी था इसमें, तो ये सॉलिड कोन था। ठीक है, सॉलिड कोन की वजह से हमने h/4 लिया। तो अब यहाँ पे उसने क्या किया? उसने सारा उसमें से जो वाटर है उसको निकाल दिया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शिफ्ट होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कहां पे शिफ्ट होगा? ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स द ओपन एंड और टुवर्ड्स इट्स एपेक्स। तो कहां पे शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो अगर हमने इसको होलो कर दिया तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस से थोड़ा दूर जाएगा ना और एपेक्स के पास आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल मूव टुवर्ड्स द एपेक्स। तो कहां पे जाएगा? मूव टुवर्ड्स द एपेक्स। नाउ Pavel wanted to grow a plant in the given pot, so he filled it completely again with some soil. तो अब उसने क्या किया? अब उसने इस कोन में सॉइल ऐड कर दिया। तो सॉइल ऐड कर दिया यानी कि फिर से वो सॉलिड कोन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? नया पोजीशन वही होगा जो पहले था। ठीक है, जब पानी था तब जो पोजीशन था, जब उसने सॉइल ऐड कर दिया, बेसिकली सॉलिड बना दिया कोन को, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही फिर से शिफ्ट हो जाएगा, वही 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस और 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द एपेक्स। राइट, तो आई गेस ये भी क्वेश्चन में क्लियर होता है। अब एक ही क्वेश्चन बचा है, एक या दो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। बेसिकली एक बॉल है, आप मान सकते हो, रोलर है। ठीक है, और ये जो है एक स्टेयर है, मान लेते हैं। इस स्टेयर से हमें इसको ऊपर उठाना है, उसके लिए हम फोर्स लगा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये बन जाएगा यहाँ पे इसका पाइवोटेड पॉइंट। बेसिकली यही पॉइंट था इस पे। ठीक है, बच्चे समझ नहीं पाते, ये जो पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है इसके अबाउट वो उठने के लिए ट्राई करेगा। तो ये जो पॉइंट है ये पाइवोटेड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो डायमीटर दिया गया ये 0.2 मीटर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं F1 F2। ओके, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस इज 20 न्यूटन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देन कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस। तो ये जो F1 फोर्स है, इसका जो टॉर्क है ये कितना होगा? हमें बेसिकली कंपेयर करना है, यानी कि जब भी आपको कंपेयर कुछ करने के लिए आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब आपको रेशियो लेना है। यानी कि अगर हम टॉर्क ड्यू टू F1 और टॉर्क ड्यू टू F2 का रेशियो ले, हमें बेसिकली यही पूछ रहा है। तो टॉर्क ड्यू टू F1 क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमारा पाइवोटेड पॉइंट है, ये फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1 इंटू ये वाला डिस्टेंस। राइट, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 0 पॉइंट, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना है? डायमीटर के बराबर है। ठीक है, डायमीटर के बराबर है, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, और F1 F2 दोनों बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है F1 = F2 = 20 मीटर। और टॉर्क ड्यू टू F2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा F2 इंटू, और इस फोर्स 2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे कुछ ऐसा, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि रेडियस के बराबर डायमीटर का आधा। ठीक है, तो यानी कि डायमीटर कहां पे? यानी कि 0.1 जो भी दिया है, मीटर दिया है। ठीक है, मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा 0.1 मीटर। तो यहाँ से इसको हम अगर काटें तो ये हो जाता है 2, और ये दोनों तो बराबर है तो कट गए। तो Tf1 टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 बाय टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2 आ जाता है 2। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, is2 tau F2 is equals to 2:1। राइट, तो जब भी आपको कंपेयर करने के लिए बोले तो आप बस रेशियो निकाल देना। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल पे हमारा। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन का सवाल है। ठीक है, तो हमें ये दिया गया है, ये एक जो बॉल है ये इसके अंदर ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। और यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट देने के लिए, एक वॉल देने के लिए बस एक ऐसा
इस पे एक रिंग प्लेस किया है, ठीक है। तो जब हम इस रिंग को उठा देंगे ना, ठीक है, जब हम इस रिंग को उठा देंगे तो ये जो बॉल है ये इस डायरेक्शन में भागता है। तो हमें ये पूछा गया दैट जब हमने रिंग को उठाया, जब हमने रिंग को उठाया तब बॉल जो है वो किस पोजीशन में था, इस ऑप्शन में से वो किस पोजीशन पे था जब हमने इस रिंग को उठाया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहां पे होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये देखें, हमें बताया अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिस्क है, ठीक है, ये बेसिकली इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो जब हम इस डिस्क को उठा देंगे यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स चला जाएगा, यानी कि जो बॉल है ये अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका जो वेलोसिटी है ये जाहिर सी बात है ये टैंजेंशियल होगा, एट एनी पॉइंट जो वेलोसिटी है ये टैंजेंशियल होगा। तो अगर जब हमने इसको उठाया तो जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा है। तो हम इन चारों केसेस में देखते हैं कि कौन से केस में जो टैंजेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो ए वाले केस में, ठीक है, और एक चीज, और एक इंपॉर्टेंट चीज है वो कैसे बॉल रोटेट कर रहा है। बॉल रोटेट कर रहा है यहाँ पे किस सेंस में रोटेट कर रहा है, ओके, हाँ, बॉल यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेंस में रोटेट कर रहा है, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन से केस में जो है टैंजेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, इस केस में अगर हम देखें बॉल ऐसा रोटेट कर रहा है यानी कि टैंजेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, यानी ये वाला केस नहीं है। इस केस में बॉल कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है यानी कि टैंजेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये वाला केस भी नहीं है। सी वाले केस में बॉल ऐसे रोटेट कर रहा है यानी कि टैंजेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है और यही जो डायरेक्शन है इसके साथ मैच कर जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, और कुछ नहीं है, ओके। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।